और रिकॉर्डिंग भी शुरू हो गई है। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो ये पहली अनूठी पहल राठ की हाँ, के सभी शुभारंभ को की हार्दिक सभी को हार्दिक बधाइयाँ। आदरणीय आदरणीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर हरि सिंह पात्र, महामंत्री महामंत्री नागरिक लिपि परिषद दिल्ली। लिपि परिषद। आपके आपके यहाँ दो डिवाइसेस ऑन है आपकी कार में, एक को बंद कर लो। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी अपने आप को म्यूट कर लें। हमारी आवाज नहीं आ पा रही। हाँ, अभी आ रही है आपकी आवाज, और आप दोबारा से शुरू कर लीजिए आप प्लीज। सबसे पहले तो पहली अनूठी पहल राठ की चौपाल, जो कि साझा संचार फाउंडेशन नीदरलैंड एवं जाट बहरोड भारत के संयुक्त तत्वावधान में शुभारंभ किया गया आज, उसकी सभी को हार्दिक बधाइयां। आदरणीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर हरि सिंह पाल सर, महामंत्री नागरिक लिपि परिषद दिल्ली, डॉक्टर रामातक्षक सर, अध्यक्ष साझा संचार फाउंडेशन नीदरलैंड, मीरा गौतम मैम, वह सभी उपस्थित प्रबुद्धजनों एवं प्रतिभागियों का आज की संगोष्ठी में मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज की हमारी जो संगोष्ठी है ये लोकगीतों में जीवन दर्शन विषय पर केंद्रित है, जिसमें हम लोक जीवन, संस्कृति एवं मानवीय मूल्यों को जानने का प्रयत्न करेंगे। और मैंने भी लोकगीतों पर काम किया है, तो मैंने उनमें जाना कि किस तरह से जो लोकगीत है स्त्रियों के तो मन के मीत है, इस तरह स्त्रियां जो बात आज की तो हम नहीं कहें, लेकिन पुराने समय में जब वो अपनी बात खुलेआम नहीं कह पाती तो लोगों के माध्यम से में डुबोकर दमित भावों को हम सबके पास पहुंचाया करते हैं। तो एक सशक्त विधा है, इस तरह से हमारे मनोभावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम। और कार्यक्रम को विधिवत शुभारंभ करते हुए मैं स्वागत वक्तव्य के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी राठ और साझा संचार फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर रामाक्षक सर, जो कि हमारे जाट बहरोडिया भारत का परचम विदेशों तक लहरा रहे हैं और वो विश्व हैं। और इन्हीं के साथ इनके हीर हमो जो उपन्यास है उनको अपने यहाँ राजस्थान साहित्य अकादमी से वो पुरस्कृत भी है उनका उपन्यास। तो मैं स्वागत करती हूँ सर। जी, बहुत बहुत आभार आप डॉक्टर सुन पा सुमन रहे जी। हैं जी, बहुत सर? अच्छी तरीके से सुना आपको, और आशा है मेरी आवाज भी आप सभी तक पहुंच पा रही होगी। जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप सब तक? हाँ जी, हाँ जी, आपकी आ रहे हैं। किसी की भी आवाज नहीं आ रही है तो कृपया थोड़ा सा संकेत दें कि मेरी आवाज आप सब तक पहुंच आ रही है रही है, क्या। आ रही है। जी आ सर, रही आ है, रही बहुत है। बहुत आपकी आवाज धन्यवाद। बिल्कुल साफ आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। चित्रपाल भी आ गए हैं, जुड़ रहे हैं। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है आज कि ये मेरे मन में बहुत समय से एक मंथन चल रहा था कि भारतीय लोकगीतों पर एक आयोजन भी ऑनलाइन शुरू हो, और इस ऑनलाइन आयोजन के माध्यम से हम जो हमारी गांव में रह रही माताएं, बहनें, बेटियां, जिनको की अभिव्यक्ति का अश्विनी जी भी हमारे साथ जुड़ रही है नीदरलैंड से। स्वागत है आपका चित्रपाल और अश्विनी जी, आप दोनों का ही। तो जिनको अभिव्यक्ति नहीं का आधार नहीं मिल पाता है, मंच नहीं मिल पाता है, तो हमने सोचा कि ये आयोजन किया जाना चाहिए। और आज मुझे बहुत खुशी है कि आज हम इस आयोजन के माध्यम से मिल रहे हैं। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज जितनी महिलाएं, जो नारी शक्ति हमारे साथ है, तो मैं उनके लिए एक सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि आज हमारे साथ मंच पर हमारे पाल साहब तो हैं ही, जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे आयोजन की, और संयोजक जी को अभी आपने सुना, सुमन जी को। साथ ही आपने उषा बागड़ी जी का भी परिचय मिला। रूपा चौधरी जी भी शायद हमारे साथ जुड़ी हुई है, मैं उनका चूक गया था सुनना उनके परिचय को।
लक्ष्मी देवी जी जो हमारी माता माता समान है, वो भी कानावास माजरा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ एक बहुत अच्छी बात है कि बहुत ही युवा अंशु बैरवा हमारी बिटिया भी हमारे साथ हैं, वो भी आज लोकगीत का पाठ करेंगी। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि समझूंगा मैं अपने इस मंच की। साथ ही अनीता देवी जी हमारे साथ हैं, बहन समान माँ समान। और कमला देवी जी हमारे साथ हैं, तलवाना राठ क्षेत्र से। अनीता जी बड़गांव जिला टोंक से हैं हमारे साथ। और ग्राम गोपालपुरा जिला टोंक से हमारी मातृ समान ममता चौधरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो ये मंच वक्ताओं और गीत गायन के लिए और वक्तव्य के लिए इतना समृद्ध है, इसकी मुझे कल्पना नहीं थी। मैं इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा सुमन जी को। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज का मंच संचालन और तकनीकी सहयोग, चूंकि रविंद्र जी और चित्रपाल को करना था, लेकिन वो जिम्मेदारी मुझ पर ही डाल रहे हैं, तो स्वीकार है मुझे। लेकिन ये जिम्मेदारी अब आगे से आप लोगों को ओढ़नी है, तो कृपया तैयार हो लें, क्योंकि मुझे ये काम करते करते बहुत बरसा बीत गया और मैं चाहता हूं कि ये जिम्मेदारी दूसरी पीढ़ी को सौंपी जाए। हमारे साथ साथ हमारे आज के कार्यक्रम के प्रमुख श्री राम स्वरूप रावत सरे जी हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मार्गदर्शन के रूप में टी सीरीज नोएडा से हमारे साथ राजेंद्र शर्मा जी भी शायद जुड़ेंगे, क्योंकि आज ये एक संयोग समझिए कि संतोष चौबे जी की एक कहानी पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का मंचन में उनकी कहानी का मंचन हो रहा है, तो वो दोनों वहां साथ हैं, तो उनका भी स्वागत है। और हमारे साथ में इस राठ चौपाल की संरक्षक प्रोफेसर डॉक्टर मीरा गौतम जी भी हमारे साथ हैं चंडीगढ़ से। और साथ ही साथ मैंने अभी मेरठ से भी हमारे साथ एक बहन जुड़ी हुई थी, उनका और भी सभी जो भी श्रोता हमारे साथ हैं जिनका मैं नाम ना ले पाया हूं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं बहुत ज्यादा बात ना कह करके, क्योंकि मंच को आगे बढ़ाना है हमें, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो भारतीय लोकगीतों की जो जीवन चेतना जो विषय हमने चुना है, जिसमें आप सभी का आज स्वागत है 14 मार्च 2026 को राठ की चौपाल आयोजन के तहत। हालांकि मैंने 2020 से कोविड से अब तक लगभग 6 वर्षों में बहुत सारे आयोजन किए हैं, जिनमें साहित्य का विश्व रंग रहा है वैश्विक स्तर पर। वैश्विक स्तर पर प्रवास मेरा नया जन्म रहा है। इन दोनों ही आयोजनों में और साहित्य का विश्व रंग में तो हमारे साथ चौबे जी, संतोष चौबे जी, जिनको हमने मैक्समुलर सम्मान दिया। देवनागरी लिपि के बहुत सारे आयोजन हमने किए, जिनमें डॉक्टर हरि सिंह पाल जी हमारे साथ हैं, उनको भी हमने अलंकृत किया था 7 दिसंबर को जाट भैरोड गांव में। साथ ही साथ हमने प्रवास मेरा नया जन्म, इसके अलावा संस्कृत की वैश्विक विरासत पे भी हमने बहुत सारे आयोजन किए हैं। बहुत सी पुस्तकों पर हमने चर्चाएं की हैं साझा संसार फाउंडेशन नीदरलैंड के माध्यम से। और हिंदी तर क्षेत्रों के जो कवि हैं, कवियत्रियां हैं, उनको भी हमने जोड़ा है। तो हमने लगभग, मुझे लगता है 400 450 आयोजन हमने इन पिछले 6 साल में किए होंगे। और आज हम चूंकि ये राठ की चौपाल के तहत, क्योंकि मेरा मन था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करने के बाद मुझे लगा कि यदि जीवन को, यदि इन आयोजनों को जीवन के धरातल से यदि नहीं जोड़ा गया, गांव से यदि नहीं जोड़ा गया, तो ये हमारी सबसे बड़ी चूक हो जाएगी। और ये उन लोगों के लिए जो प्रतिभाएं गांव में रहती हैं, जिनको मंच नहीं मिल पाता है, जिनको अभी अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्थान नहीं मिल पाता है, उन तक पहुंच बनानी हमारी बहुत जरूरी है। और इसके पीछे यही कारण रहा कि हमने जो राठ रंग आयोजन किया दूसरी बार, वो फिर गांव में हुआ, और अगला भी वो आयोजन स्थानीय लोगों को समर्पित होगा, स्थानीय लोगों के लिए होगा और वहीं होगा। तो बहुत ज्यादा ना कहते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि लोकगीत की जो ध्वनि है वो कहाँ से आई होगी। मेरा ये मेरे सामने ये एक प्रश्न रहा, क्योंकि जब कोई भी साधन नहीं थे, कोई भी वाद्य यंत्र नहीं थे, उस समय भी लोकगीत रहे होंगे। तो मुझे लगा कि कहीं नारी की चेतना से ही ये गान उपजा होगा, और नारी की चेतना की तड़प से ये बात, ये गीत
कहीं किसी आंगन में, किसी घर आंगन में गूंजे होंगे। ऐसा मेरा मानना है, यदि मैं इस अपने प्रश्न के सवाल के प्रश्न के तह तक जाता हूं तो। और मैं समझता हूं कि प्रत्येक मानव, वो चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, सभी की एक ललक होती है जीवन में कि वो चेतना के शिखर तक की यात्रा करे। लेकिन वो जीवन चेतना के शिखर की यात्रा तभी संभव है जब आप गीत गाएंगे, क्योंकि सुनने मात्र से वो बात आपके ऊर्जा के तल तक नहीं पहुंच पाएगी जो गाई जा रही है। ठीक वैसे ही जैसे एक नर्तक यदि नृत्य करता है, और यदि आप नर्तक को देखें, किसी को नृत्य करते हुए, किसी नृत्यांगना को देखें, तो आप आनंद से भर जाते हैं। लेकिन मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है, क्योंकि जब मेरे बड़े लंबे बाल थे 1995-96 में, तो मुझे मेरे गांव के पास में बस में बैठ के यात्रा कर रहा था। तो उस समय मुझे एक हमारे गांव के पड़ोसी ने रोक लिया था। रोक नहीं लिया, उसने कहा कि आपने महत जी, ये बाबा जी, ये इतने बाल क्यों बढ़ा रखे हैं, इतने बड़े बड़े क्यों कर रखे हैं, आपने नाचने वाले जैसे कर रखे हैं। तो मैंने उनसे बाबा से एक ही सवाल किया था। मैंने कहा, बाबा आपको नाचने वाला जब दिखता है सामने, या कोई नर्तकी या नर्तक दिखता है, तो आपको आनंद आता है? बोला हाँ। तो मैंने कहा, आप अंदाज लगाइए कि उस नृत्य करने वाले को, उस नर्तक को कितना आनंद आ रहा होगा, वो कितना आनंद से भरा होगा, तब वो नृत्य के सागर में उतरा होगा। तो यही बात लोक गीतों में है, और ये परंपरा जो हमसे छूट रही है, ये हमें फिर से वापस जोड़नी है। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि जो जीवन का रस है वो लोक बोलियों में है। लोक बोलियों का रस ही हमारी भाषाओं में आता है। लोक गीतों की जहां तक बात है, वो इनका सफर बहुत लंबा है, वो फिल्मों तक को तरोताजा करते हैं। जब भी हम लोक गीतों के बारे में सुनते हैं तो मैं बहुत कुछ ना कहते हुए मैं आगे बढ़ता हूं, और मैं आप सभी का पुनः अभिनंदन करता हूं, पुनः स्वागत करता हूं इस मंच पर। और आज नारी शक्ति की जो उपस्थिति हमारे मंच पर है, उसका मैं बहुत बहुत तहे दिल से साझा संसार फाउंडेशन की पूरी टीम की ओर से अभिनंदन करता हूं, सभी श्रोताओं का, सभी वक्ताओं का, सभी प्रतिभागियों का। डॉक्टर तक्षक जी हमारे बीच में झारखंड से डॉक्टर अशोक अभिषेक जुड़े हैं, और जी, हमारे बहुत साथ बहुत मथुरा स्वागत। से विष्णु गोयल जी जुड़े हुए हैं, ब्रजकला केंद्र के संचालक हैं, और क्या बहुत बात, अच्छा रुचि लेते हैं। क्या बात है। ये श्रेय आपको जाता है पाल साहब। आपने ऐसे ऐसे आपका जो संपर्क है, आपका जो संबंध है, आपने जो ताना बाना नागरी लिपि, देवनागरी लिपि को लेकर के बुना है, पूरे भारत में नहीं, मैं ये कहूंगा विश्व भर में, क्योंकि अभी वो वहां से लौटे हैं। अंडमान निकोबार में भी आपका आयोजन था 49वां, तो उसके बारे में भी हम आपसे बिल्कुल जानना चाहेंगे। और दोनों विद्वानों का, सभी विदुषियों का, सभी माताओं बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इसी क्रम में मैं आगे चलते हुए, मैं धन्यवाद देते हुए मैं संचालन की ओर मुड़ता हूं, क्योंकि ये जिम्मेदारी मुझे ही दे दी गई। और यदि सुमन जी इस भार को संभाल लें तो मुझे बहुत आनंद होगा, यदि वो घर पहुंच गई हैं तो। वरना तो मैं शुरू करता हूं। सर अभी मैं नहीं पहुंचे हम घर। ठीक है, पहुंचिए, आप पहुंचिए, मैं तब तक हम जारी रखेंगे। तो मैं सबसे पहले प्लीज। इस मंच को समृद्ध करने के लिए बहुत ही बाल गायिका अंशु बैरवा जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। मुझे बहुत खुशी है, बहुत अपार खुशी है, मुझे उनका परिचय नहीं मिला, इस कारण मैं उनको बहुत आदर के साथ, सम्मान के साथ इस मंच पर अपनी प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करता हूं। स्वागत है अंशु जी आपका, अंशु बैरवा जी। अंशु जी, आप हैं, सुन पा रही हैं? हाँ बेटा, पहले अपना परिचय भी दीजिएगा, अपना नाम बताइएगा, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं और कहाँ रहती हैं। हाँ, आपकी पाल साहब, आपका आपका एक टेढ़ी हो रही है फोटो, थोड़ा सीधा कर लें उसको आप। अंशु जी, स्वागत है आपका, आप जुड़ गई हैं, मैंने अभी अभी देखा आपको। आइए। अंशु बैरवा जी, मुझे लगता है हम उनको सेकंड उस पर ले लेते हैं, दूसरे पर। तब तक मैं अनीता देवी से आग्रह करूंगा। अनीता देवी जी बड़गांव जिला टोंक से हैं।
परिचय मेरे पास बहुत नहीं है। बहन जी, आपका बहुत आदर और सम्मान के साथ इस मंच पर स्वागत है। आइए, आपकी प्रस्तुति को हम सब बहुत गौर से, ध्यान से सुनना चाहेंगे। स्वागत है आपका, अनीता जी। मुझे लगता है, हो सकता है अनुभव ना हो तो वो म्यूट अनम्यूट का कुछ चक्कर आ रहा हो। हाँ, किसी को पास में बच्चे को बिठा लें जो जी। इसको जानते होंगे तो वो आसानी से कर देंगे। सर वो जुड़ गए थे पहले लेकिन हट गए, अब शायद वापस जुड़ने की कोशिश में है। ये आग, हाँ, मैंने जोड़ दिया है उनको। जी तो जी आप कहिए, अंशु जी भी जुड़ गई हैं, दोनों ही जुड़ गए हैं। जी जी। तो जो भी आए, अंशु जी या अनीता देवी जी, आप दोनों में से किसी भी एक का, जो भी पहले जुड़ जाए, आपका स्वागत है। आचू, आप जुड़ गए बेटा? नहीं। आराम से, आराम से आइए। लेकिन आपकी पिक्चर नहीं दिखाई दे रही है। आप अपने आप को म्यूट अनम्यूट कर लें। अनीता जी, आप हैं मंच पर? सर आप लक्ष्मी जी को ले सकते हैं, जो मोहित जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अ, लक्ष्मी जी को, ठीक है। जी जी। मैं सुमन जी के आग्रह को स्वीकार करते हुए, मैं लक्ष्मी देवी जी, जो हमारी माँ समान हैं, वे कानावास माजरा से हैं, ग्राम राठ क्षेत्र की महिला हैं, बहुत वरिष्ठ महिला हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदर, बहुत ही आदर और सम्मान के साथ लक्ष्मी देवी जी, आपका स्वागत है। जी, आइए। जी, आइए आइए आइए, प्रणाम, आइए। मेरा नाम लक्ष्मी देवी है जी। जी, आइए, स्वागत है आपका। बहुत अच्छी तरह से सुनाई दे रहा है आपका। आप अपनी प्रस्तुति दें और परिचय भी दें, जितना भी चाहें। राजस्थान से हूँ, माजरा से, कानावास माजरा से। आई का नाम गीत सुना दे। शुरू करूं जी? जी 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 जी, सबको इंतजार है आपका। चनन चौपड़े चिड़ाई राजा दशरथ, चनन चौपड़े चिड़ाई राजा दशरथ, गूठा में लाग्यो फांस युद्ध सुनी पड़ी घर आओ मेरे राम, युद्ध सुनी पड़ी। चनन चौपड़े चिड़ाई राजा दशरथ, चनन चौपड़े चिड़ाई राजा दशरथ, गूठा में लाग्यो फांस अयोध्या सुन बहुत पड़ी सुंदर, घर बहुत सुंदर। मेरे राम, अयोध्या सुनी पड़ी। जय कोई धर्मी धर्म करे तो, जय कोई धर्मी धर्म रे तो, गूठा को काटो फांस अयोध्या सुनी पड़ी घर आओ मेरे राम, अयोध्या सुनी पड़ी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैला मासे बोली रानी के कई, मैला मासे बोली रानी के कई, हम काडा गूठारो फांस अयोध्या सुननी पड़ी आओ बहुत बढ़िया। मेरे राम, अयोध्या सुननी पड़ी।
ई मांगना हो सो मांगे रानी के कई मांगना हो सो मांगे रानी के कई भी तेरा मांगण टेम अयोध्या सुनी पड़ी घर आओ मेरे राम अयोध्या पड़ी मैं मांगूंगी राजा थम नहीं दोगा मैं मांगूंगी राजा थम नहीं दोगा ना देने की आस अयोध्या सुननी पड़ी घर आओ मेरे राम अयोध्या सुननी ही मांगना हो सो मांगे रानी के कई मांगना हो सो मांगे रानी के कई भी तेरा बचना के बीच अयोध्या सुन पड़ी घर आओ मेरे राम अयोध्या सुननी पड़ी पड़ी चरते भरत ने राज दीवा दे चरते भरत ने राज दे रामचंद्र बनवास अयोध्या सुनी पड़ी घर आओ मेरे राम अयोध्या सोनी पड़ी ही बचन ने उल्टा मोड़े रानी के कई बचन ने उल्टा मोड़े रानी के कई नाटे गया भगवान अयोध्या सुननी पड़ी घर आओ मेरे राम अयोध्या सुननी पड़ी जितने दिख रथ की वो बुरजी जितने दिखी रथ की वो बुरजी दशरथ ये डीठाए अयोध्या सुननी पड़ी घर आओ मेरे राम अयोध्या सुनी पड़ी जब ना दिखी रथ की वो बुरजी जब ना दिखी रथ की बुरजी दशरथ तजय पीरान अयोध्या सुनी पड़ी घर आओ मेरे राम अयोध्या सुननी पड़ी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर गाया आपने लक्ष्मी जी। मैं इस गान पे आपके यदि चर्चा करूं तो पूरी जो दशरथ के पितृयोग की जो स्थिति है और पूरी रामायण का एक बहुत बड़ा भाग आपने इस एक गीत के माध्यम से हमारे बीच साझा किया। बहुत मनोयोग से आपने गाया और मैं एक निवेदन करूंगा आप सभी से, कृपया आप अपना म्यूट कर लें अपने आप को, क्योंकि पुत्र वियोग के साथ साथ जो मनोस्थिति थी दशरथ की उस कष्ट के समय, वो जो समर्पण का भाव था वो भी सामने आता है कि मांग लो जो आपको मांगना हो। लेकिन जब उन्होंने मांगा तो एक बेचैनी जीवन को बेरहमी की टूटन सी उनके जीवन में आ गई और उन्होंने प्राण त्यागे जब अर्थ उसकी बुर्जी नहीं दिखी रथ की। तो ये बहुत सुंदर गीत सुनाया आपने, हम सभी बहुत विवल हैं। और क्योंकि मेरी माँ मुझे याद है कि एक गीत सुनाया करती हैं, वो भी इसी से संदर्भित है, रामायण से संबंधित है, राम के जीवन से संबंधित है कि एक बन चाल्या दो बन चाल्या तीजे में लगी आई प्यास, हेरी कोई राम मिले भगवान।
और जब वो आखिर आगे चल के कहती गाती हैं कि हर का वो, ये जो एक वन चाला दो वन चाला, ये जीवन की अवस्थाएं हैं, और तीजे में लग गई प्यास की, जब हम गृहस्थ जीवन में आते आते जीवन की चेतना के शिखर तक पहुंचने की जो प्यास है वो में जग जाती है। और तब वो कहते हैं कि हर का घर से उठी बादली बरसन ला गया में। तो वो फिर उस चेतना की बात करती हैं। तो मुझे ये पूरा आपने जो जिस लगन, जिस ऊर्जा के साथ, और मैं समझ सकता हूँ कि आपने पहली बार गाया तो ये शायद पूरे प्रण से ना आ पाए हो, कहीं थोड़ा बहुत आपके मन में झिझक रही हो, लेकिन इसका कथ्य हमारे साथ रहेंगे हमेशा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और इस धन्यवाद के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। और मैं पुनः निवेदन करूंगा अपने जो बहुत युवा, बहुत छोटी जो उम्र की हमारे साथ आंचू बैरवा जी हमारे साथ हैं। आंचू जी, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपका मंच पे स्वागत है, आइए। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? बहुत अच्छी तरह अरे से। बेटा बहुत अच्छा। नमस्ते सर। हम सभी को बहुत मेरा सब लोग बहुत बेताबी से सुनने के लिए आतुर हैं। अच्छा, सुनाओ मैं मेरा गाना। बिल्कुल। पहले परिचय दो ना, अपना परिचय हाँ, दो, पहले कहाँ की रहने परिचय वाली दो। हो, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मेरा नाम आचू बेरवा है। मैं बड़ा गांव से हूँ, निवाई तहसील से, टोंक डिस्ट्रिक्ट से। मैं एमए फाइनल ज्योग्राफी की स्टूडेंट हूँ, गवर्नमेंट अरे पीजी वाह, कॉलेज। क्या बात है। तो मैं भी अपना एक लोकगीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जी जी, स्वागत शुरू करूँ? जी। मैं तो माज चरी बर लाई रे, बालाजी न ल्यार नवाई रे। मैं तो माज चरी बर लाई रे, बालाजी न ल्यार नवाई रे। देखो देखो जी बालाजी ताको लड़को, मारो हार तोड़ायो नो लड़को। देखो देखो जी बालाजी ताको लड़को, मारो हार तोड़ायो नो लड़को। झूठी झूठी रे गुजर की बेटी झूठी, यार पट पड़ी लड़ टूटी। झूठी झूठी रे गुजर की बेटी झूठी, यार पट पड़ी लड़ टूटी। मैं तो माज चरी बर लाई रे, बालाजी न ल्यार नवाई रे। देखो देखो जी बालाजी थाको लड़को, मारो हार तोड़ायो नो लड़को। झूठी झूठी रे जाटा की बेटी झूठी, यार पट पड़ी लड़ टूटी। थैंक यू। बहुत सुंदर। मुझे लगता है ये आपने अधूरा सुनाया, और सुनाना चाहिए था आपको। और इस गीत में मुझे तो चूंकि चित्र से लग रहा था कि आप बहुत छोटी उम्र की हैं, आप एमए फाइनल में पढ़ रही हैं। बहुत बहुत बधाइयां आपको अंशु जी। और आपने जिस बोली में गीत सुनाया है अंशु, ये कौन सी बोली कहलाती है? इस बोली का क्या नाम है? क्या बागड़ी बोली है या ढूंढानी है, शेखावटी है, कौन सी है? हमारी इधर ढूंढाड़ी भाषा में है। ढूंढाड़ी ढूंढानी है ना, हाँ ये बात है। ढूंढाड़ी। तो आपने बहुत ही सुंदर ढूंढाड़ी जो भाषा है, लोक भाषा है, हमारी भाषा है, उसका आपने बहुत सुंदर गीत सुनाया। जिस तरीके से वो जो आपने मांझ चरी को भर के ले गई और बालाजी पे आपने चढ़ाई, बहुत एक समर्पण की बात है। और साथ ही साथ यहाँ जो श्रृंगार का जो चित्रण आपने बहुत 3-4 पंक्तियों में इतना सुंदर चित्रण किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं। और अगली बार जब आओ तो इसको और लंबा सुनाना, क्योंकि ये और बड़ा है, छोटा अधूरे से काम नहीं चलेगा। ठीक, वो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ हमारी अगली तक जी एक सूचना दे दूं, हमारे साथ में डॉक्टर व्यासमणि त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। आप पोर्ट ब्लेयर में हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे हैं
आप चीन में जाकर के हिंदी पढ़ा के आए हुए हैं और आजकल गोरखपुर में है डॉक्टर त्रिपाठी। डॉक्टर त्रिपाठी, व्यासमणि त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब आप ये देखिए कि कहाँ राठ, कहाँ गांव जाट बहरोड, कहाँ ढूंढाड़, और कहाँ निवाई, और कहाँ आपका अंडमान निकोबार। और ये एक सौभाग्य है इस मंच का। आपका बहुत बहुत स्वागत है व्यासमणि जी। और आगे चल करके हम आपको भी जोड़े रखना चाहेंगे, क्योंकि इस आयोजन को हमें आगे बढ़ाना है। तो मैं इसी के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए आगे चलता हूं, और मैं आमंत्रित करता हूं अनीता देवी जी को। अनीता जी, आपका स्वागत है। जो अनीता जी गांव बड़गांव, जिला टोंक से हैं। आपका स्वागत है अनीता जी। मेरा नाम अनीता देवी है। मैं बड़े गांव से हूँ, जी, स्वागत है, जिला स्वागत टोंक से। स्वागत है आपका, स्वागत। आइए। गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जी जी जी, आइए, स्वागत है आपका। बाबा रामदेव जी सोनारा की वाड़, बाई सोनारा की वाड़, सीमट का मेड़ी डागला, जम सूता चले चे मैंने राम, बाई लेचे मैंने राम, सीता जी डोले बीजे, पंको डोलती ने आ गई नींदे, भाई आ गई नींद, सुखपाला जी ले गया बीजेणु, ओ पंको डोलती ने आई चे नींद, सुखपाला जी ले गया बीजेणु, हम बाबा रामदेव जी सोनारा की वाड़, भाई सोनारा की वाड़, सीमट को मेड़ी डागल, जा मैं सूता चले चे मैंने राम, भाई लेचे मैंने राम, सीता जी डोले बीजेणु, पंको डोलती ने आ गई नींद, भाई आ गई नींद, सुषपाला जी ले गया बीजेणु। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये भी मुझे लगता है और गीत का अंश आपने बचा लिया, तो आगे हम फिर से सुनना चाहेंगे। आपने अनीता जी बाबा रामदेव जी को अपने आदर्श को, अपने देव तुल्य बाबा रामदेव जी जो देवता हैं आपके, उनके मंदिर को सामने रखते हुए, उनके सोने की किवाड़ की चर्चा करते हुए, राम लक्ष्मण सीता, राम और लक्ष्मण जब थके हों और उस समय सीता जी यदि पंखा डुला रही हों और उनको भी थकानवश नींद आ जाए, और ये बहुत बड़ा सांकेतिक वो है कि सुखपाल जी जो है उनके पंखे को ले गए, कि जो जो नींद थी, जो सुख था, वो उस पूरे चित्रण को बड़ा सहज तरीके से चित्रित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर रचना थी आपकी, लेकिन अधूरी। आगे से फिर सुनेंगे आपसे। और मैं आगे चलते हुए ग्राम तलवाना राठ क्षेत्र से कमला देवी जी को आमंत्रित करता हूं। कमला देवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। आप अपने बारे में बताते हुए आप प्रस्तुति के लिए आइए। आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। राम राम जी। जी राम राम। आओ। मेरा कमला नाम है, मैं तलवाड़ा से। जी जी, आप ये माइक को ना थोड़ा नजदीक कर लो। जी, आइए, स्वागत है आपका। स्पीकर को थोड़ा और, हाँ, नजदीक आ जाइए आप थोड़ा सा। जी, आइए। मेरा नाम कमला है जी, मैं तलवाड़ा से हूँ।
इसमें से ये कर दे इसको भी। रोड कोटपुतली जिला से। जी जी, स्वागत है आपका। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अपने आप को म्यूट रखें प्लीज। जी जी, आपकी प्रस्तुति का इंतजार है, आइए। गाड़ी वाले मने बैठा ले, एक बार गाड़ी डाट भगत में हार लिया। गाड़ी वाले मने बैठा ले, एक बार गाड़ी डाट भगत में हार लिया। नरसी जी न्यू कहने लगाया, गाड़ी मेरी पुरानी से। नरसी जी न्यू कहने लगाया, गाड़ी मेरी पुरानी से। तेरी गाड़ी ने ठीक करूंगा के मेरे छानी से। कंधे बसोली हाथ मारियो, कृष्ण मेरा नाम भगत में हार लिया। गाड़ी वाले मने बैठा ले, एक बार गाड़ी डाट भगत में हार लिया। गाड़ी लगे सुधारण को लई, हाथ बसोली आ रही थी। नरसी जी की टूटी गाड़ी हरने आप सुधारी थी। वो बोला मैं भजन सुना दूं, नहीं मेरे पे दाम भगत में हार लिया। गाड़ी वाले मने बैठा ले, एक बार गाड़ी डाट भगत में हार लिया। नरसी जी की टूटी गाड़ी हरने आप सुधारी थी। कद गढ़वाला कद रखवाला, खुद बन गा भगवान भगत में हार लिया। गाड़ी वाले मने बैठा ले, एक बार गाड़ी डाट भगत में हार लिया। थोड़ी सी देर में गाड़ी गढ़चिर से पहुंचाई थी। वो बोला मैं जाऊं सोईब मने जरूरी काम भगत में हार लिया। गाड़ी वाले मने बैठा ले, एक बार गाड़ी डाट भगत में हार लिया। बस सर मेरी सास है ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर गाया कमला जी आपने। नरसी जी का भात वैसे भी बहुत लोकप्रिय है, और ये उसी के अंश का, भात के अंश का एक टुकड़ा है ये। लेकिन ये जो कोई 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 भले ही से शादी का छोटा गीत सुना है। सुनाइए ना, शादी ब्याह वाला गीत, कोई शादी जी जी, ब्याह वाला याद है कोई? नहीं नहीं, मुझे मुझे याद नहीं। आपको याद हो तो आप जरूर सुनाना, हम आपसे सुनेंगे। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि आप सभी को कमला जी नमन। ने, और गणगौर का भी उत्सव चल रहा है, तो अगर गणगौर की कुछ गीत हो जाए तो। ये अश्विनी जी आप पर रहेगा, आप शुरू करिएगा। मैं थोड़ा सा मंच को आगे बढ़ाता हूँ, फिर इसका इसका समय भी आएगा हमारे पास। तो जी कमला जी, स्वागत आपने है जो सर। जो सुनाया, बहुत ही लोकप्रिय जो नरसी जी का भात है, उसका एक बहुत सुंदर हिस्सा आपने सुनाया। और कृष्ण की भक्ति, परम तत्व को यदि हम पालें तो हमारी सब गाड़ियां सुधर जाती हैं। ये संदेश जीवन में इतना महत्वपूर्ण है कि इसके सामने सारे और बातें फीकी पड़ जाती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ रूपा जी चौधरी, हमारे साथ अभी अभी जुड़ गई हैं। तो रूपा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय देते हुए, चूंकि आपने सहायक आचार्य हैं राजनीति विज्ञान की, लेकिन कहाँ हैं, क्या कर रही हैं, और आपकी प्रस्तुति के का हमें इंतजार है। मैं परिचय के स्वागत है आपका रूपा जी। जी रूपा जी, आपकी फोटो नहीं दिखाई दे रही। आप रूपा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? रूपा जी, रूपा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? माइक ऑन करो, अभी माइक ऑन नहीं हुआ, अभी अनम्यूट करो अपने को। मैं देख नहीं अब पा आ रहा हूँ रही है उनको, क्योंकि आवाज? हाँ जी, आवाज आ रही है। बुआ को बैठने दिया। जी हाँ, अब आपकी
आपका आपका चेहरा भी दिखाई दिया, आधा दिखाई दे रहा है, आप थोड़ा सामने आ जाएं। और मुझे लगता है कि आपके साथ तो और भी जोड़ी है, तो और भी हाँ बढ़िया हो हाँ दोनों। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, आप दोनों का, रूपा जी आपका और आपके सहभागी जो भी हैं, सहभागिनी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत हाँ है जी। इस मंच पर। आइए, आपकी प्रस्तुति के लिए हम सब इंतजार कर रहे हैं सुनने के लिए। आइए, स्वागत है। और थोड़ा परिचय भी दे दें आपको, तो थोड़ा सहज हो जाएंगे आप, ज्यादा अच्छा रहेगा। हम गोपालपुरा ग्राम, तहसील निवाई, जिला टोंक, राजस्थान के निवासी। जी और मैं पॉलिटिकल साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर, निवाई कॉलेज। जी। और ये मेरी ननद है, ननद, ये अच्छा, स्वागत है आपकी गृहिणी है। ननद का। जी 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 जी, स्वागत है, प्रस्तुति के लिए स्वागत है। ससुर जी माने भी कहंदा दियो बाबा पर तेरी के, ससुर जी माने भी आपकी आवाज नहीं आ पा रही मुझ तक, थोड़ा सा नजदीक कर लें आप इसको। जाओ बाबा बर तेरी के, बहु मारी राजी जाओ बाबा बर तेरी के, बहु मारी जोड़ी रा कान चोते बकेरे दिया जोए, मारी जोड़ी रा कान जोते बखेरे दिया जोए, मारे लाला राजा बहु मार लाला राधो के देवती जोए, चेट जी माने भी कहंदा दियो बाबा बर तेरे के, बहु मारी राजी राजी जाओ बाबा बर तेरी के, बहु मारी जोड़ी काने जोते बखेरे दिया जोए, बहु मारी आप हमारी गोद्यारी कन्या ने डोके देवाती जोए, साहिब जी मारा दिख दो साहिब जी मारा दिख दो बाबा बर साहिब नजी राजी जाओ पर मारी राजी राजी जाओ बाबा बर तेरे के, गोरा मारी जोड़ी खाना जो ते बकेरे दिया जो, गोरा मारी गोदी करवती। अच्छा अच्छा, दूसरा बहुत बढ़िया। थोड़ा सा कनेक्टिविटी की आपकी तरफ से थोड़ी दिक्कत हाँ, रही, लेकिन जैसा कि आवाज मुझे समझ में आया, भरतरी जी का जो गीत था, हाँ, आवाज जी थोड़ा बीच में कट गई थी, शायद कनेक्टिविटी गड़बड़ जी, थी। लेकिन चार्ज जो नहीं है तो जो एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही मूल्यवान बात आपके इसमें गीत में है, कि वो कि राजी राजी जाओ, क्योंकि जीवन हाँ में राजी होना ही सबसे बड़ी दिक्कत है। हाँ व्यक्ति राजी नहीं होता,
और चूंकि राजी होने का मतलब है पूरा समर्पण, और परम हाँ तत्व को पाने का एक ही रास्ता है पूर्ण समर्पण। हाँ तो इस रूप में आपका ये जो गीत मुझे समझ में आया, आशा है मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बीच में कनेक्टिविटी की गड़बड़ थी थोड़ी सी। लेकिन जी जो संदेश है वो ये है कि जीवन में जो भी करो वो आप पूर्ण स्वीकार भाव से करो, राजी होके करो। ये बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सशक्त संदेश दिया आपने इस प्रतिभागिता के अंतिम गीत में। अंतिम तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी एक दो बातें और भी आ गई थी बीच बीच में। तो हाँ प्रतिभागियों की तरफ से मैं कहना चाहूंगा कि आपका बहुत बड़ा, बहुत जीवन के प्रति समर्पण और जीवन में स्वीकार भाव, राजी होना कि हम राजी हो जाएं, ये सबसे बड़ा संकट है जीवन में। और यदि राजी हो जाएं तो आनंद भी बहने लगता है। बहुत अच्छी बात कही जी आपने। मैं जी आगे सर। बढ़ता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी ननद जी का आपका भी भी, सर रूपा बहुत जी। बहुत धन्यवाद जी ये जी मंच आपने दिया, अवसर दिया। जी जी जी, स्वागत है, बहुत थैंक बहुत यू सो स्वागत है। मच हम सर। आगे भी जुड़े रहिएगा आप, ठीक है? जी हाँ, सर। और अपनी 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 सभी ननद सखियों ननद से का नाम मिल मिल के बताइए, जुड़े। ननद का नाम क्या है? हाँ, ननद का ममता नाम क्या, चौधरी है। क्या नाम ममता बताया आपने? चौधरी। ममता चौधरी। ममता जी, ठीक है, ममता चौधरी। बहुत सुंदर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम आगे बढ़ते हैं विशिष्ट वक्ता की तरफ, जो हमारे साथ आज हैं प्रोफेसर उषा बागड़ी जी। तो बागड़ी जी, मैं आपसे आप विदुषी हैं इस मंच पर। आइए, हम आपको बहुत इंतजार है आपके वक्तव्य को सुनने का। अपना परिचय भी आप थोड़ा स्वयं दे दें, क्योंकि मुझे आपका परिचय नहीं मिल पाया, वरना तो मैं बहुत खुशी खुशी आपका परिचय भी पूरा पढ़ के बताता। तो आप अपना परिचय भी दें प्रोफेसर हाँ उषा जी, बागड़ी जी, और आप बिल्कुल सर। के वक्तव्य का भी इंतजार नमस्कार। है। आइए, आपका स्वागत नमस्कार सर। है जी। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर उषा बागड़ी, प्रोफेसर संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय निवाई में ही मैं अध्यापन कार्य करवाती हूँ, संस्कृत की विद्यार्थी हूँ। आज आप लोगों के साथ जुड़कर बड़ा अच्छा लगा मुझे। कई तरीके के मुझे लोकगीत सुनने को मिल रहे हैं और आपके विचार भी जानने को मिल रहे हैं। और लोकगीत सुनते सुनते मेरे दिमाग में एक बात आ गई। लोकगीतों के बारे में तो हम सुनते ही आते हैं और उनके बारे में उनको सुनते भी हैं, उनका रस भी लेते हैं। आज मेरे दिमाग में अचानक से एक बात आ गई कि जब वेदों की जो समीक्षा हो रही थी, जब विद्वान शुरू से ही करते आ रहे थे, उसमें अंग्रेज एक विद्वान थे मैक्स मुलर, उन्होंने भी वेदों की व्याख्या करी थी, अंग्रेजी में उनका अनुवाद किया था। और उन्होंने वेद ऋचाओं को चरवाओं के गीत कहकर उन्होंने जो एक परिचय दिया था अपने व्याख्याओं में। तो आज जो मेरे दिमाग में ये बात आ रही है, ये गीत सुनकर, कभी इतने गौर से और इतनी तल्लीनता से मैंने सुने नहीं। चलते-चलते यूँ ही सुनती थी और चूँकि इतना ज़्यादा गीतों को सुनने का पास से, नज़दीक से बैठकर तसल्ली से सुनने का मौका आज ही शायद मुझे मिला है। उससे पहले सुमन जब ये काम करती थी, पीएचडी का काम कर रही थी लोकगीतों पे, राठ के लोकगीतों पर, तब मैंने उससे भी सुने थे थोड़े से गीत। तब मुझे लगा, आज मुझे जो महसूस हुआ, ये हुआ कि जो मैक्स मुलर ने वेद की ऋचाओं के लिए कहा था, शायद वो मैं अब तक सोच रही थी इन लोकगीतों के बारे में। लेकिन वाक़ई में जब मैंने इनको नज़दीक से सुना और जाना पिछले 7-8 महीनों से, जब से सुमन के संपर्क में आई थी, तब से मुझे लगा कि लोकगीत वाक़ई वही चीज़ है, जो ज़्यादा ज़्यादा विद्वान लोग जिनको यूँ कह दें कि ये तो गँवारों के, चरवाहों के गीत हैं। लेकिन वाक़ई में रस से भरे हुए, आम जन की भावनाओं और संवेदनाओं से भरे हुए जो चीज़ें हैं, जो जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। छोटी-छोटी हम आमजन हैं और साधारण तरीके से ही अपना जीवन बिता रहे हैं। और हमारे आस-पास ज़्यादा दिखावे और औपचारिकता वाला जीवन बिताने के लिए ना तो हमारे पास समय है, ना संसाधन है। तो इस प्रकार साधारण जीवन बिताते हुए और रोज़मर्रा का काम करते हुए, जब हम कभी दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं या ऊब जाते हैं, तब यदि हम हमारे आस-पास किसी बड़ी-बूढ़ी के पास बैठ जाएँ और किसी दादी-नानी के पास बैठ जाएँ, तो वो किसी कथा के माध्यम से, किसी एक लोकोक्ति या किसी एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से हमें उस परेशानी से निकाल लेती हैं कई बार। तो लोकगीत भी इसी कड़ी में आते हैं।
लोकगीत भी वही चीज है, ये कोई किसी बहुत बड़े कवि और शायर की रचनाएं तो है नहीं, ये हमारे इन्हीं अनुभवी जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमें कथाएं सुनाते हैं, उन्हीं बुजुर्गों के अनुभव और उन्हीं की सामाजिक परिस्थितियों से जूझते रहने की जो परिस्थितियों से जूझकर उन्होंने जो अपनी जुगलबंदी और तुकबंदी से जो अनुभव साझा किए एक दूसरे के साथ में और उनको राग में बांध दिया है, ये वही गीत हैं जो हम आम जन को रस से सरोबार कर देते हैं और हमारी परेशानियों से हमें निकाल आते हैं। हम इनको सुनकर इतने मस्त हो जाते हैं कि हम वर्तमान को भूल जाते हैं और मनोरंजन में डूब जाते हैं। शायद मैं इस चीज को ज्यादा अच्छे से नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन ये मेरा अपना मानना है। दूसरी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इन लोकगीतों में जो हमें रिश्तों को और हमारी संवेदनाओं को व्यक्त करने की जो शिक्षा मिलती है, इन लोकगीतों में जैसे रिश्ते जैसे कि पीहर और एक बेटी का रिश्ता, एक बेटी का पीहर से कैसा रिश्ता होता है और जब वह बेटी अपने पीहर आती है तो उसकी किस तरीके से आवभगत होनी चाहिए और होती है और नहीं भी होती है कई बार, वो सारी चीजें भी हमें इन लोकगीतों में देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं मानव को वो संवेदनाएं भी इन लोकगीतों से मिलती है, सीखने को मिलता है कि हमें किस तरीके से हमारे घर आए हुए मेहमान की आवभगत करनी है। बहन भाई के रिश्तों पर भी कई सारे गीत होते हैं जो जो हमें सिखाते हैं कि बहन और भाई जो दूर हो गए, जो एक समय में साथ खेल रहे थे, साथ पले बड़े थे, वो जब परिस्थितियों के साथ साथ बड़े होकर अलग अलग हो जाते हैं तो कैसे जब वो मिले तो कैसे एक दूसरे के साथ भावनात्मक और संवेदनाशील तरीके से एक साथ 2-4 दिन बिताएं, ये भी हमें इन लोकगीतों से सीखने को मिलता है। अच्छा, ये तो हुई संवेदनाओं भरी रिश्ते, लेकिन कई बार समधी समधन के, ननद नंदोई के ऐसे चुटकी भरे और थोड़ी छेड़खानियों वाले भी लोकगीत हमें सुनने को मिलते हैं, जिससे हम इन रिश्तों में ताजगी उत्पन्न करते हैं। ताजगी हमें मिलती है जब भी हम कभी कहीं पर इकट्ठे होते हैं तो जो हमारे दादियां मम्मियां गीत गाती हैं, उन गीतों से उन समधियों के लिए, उन रिश्तों के लिए जो गीत गाती हैं, जैसे जवाई आते हैं तो खाना खाते समय जो गीत गाए जाते हैं, जवाई आयो पावना, चावल रांधो, ऐसा कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन अब मैं सीखने की कोशिश करूंगी आगे और वाकई में ये मुझे सीखने चाहिए, नहीं तो ये यहीं पर खत्म हो जाएंगे मेरे साथ और वो मैं नहीं चाहती। ये चीज मुझे अब महसूस हुई है, लेकिन मैं अब जरूर इन चीजों पे ध्यान दूंगी, सारे गीत अपनी मदर से सीखूंगी और मैं इन गीतों को आगे बढ़ाऊंगी, ये मैं सोच रही हूँ। लोकगीतों में जीवन दर्शन पर ये जो ऐसा विषय है कि इस पर बहुत हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन समय की सीमा मुझे पता है, तो इस समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए तो मैं अपने शब्दों को आज तो यहीं विराम दूंगी, लेकिन कभी जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं गीत भी सुनाऊंगी और इस पर कुछ और चर्चा भी करना चाहूंगी। नमस्कार जी। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम बागड़ी जी, आपने बहुत सारी बातें बताई और सबसे सुकून की बात है वो आपने ये की कि मैं अपनी माँ से सुनूंगी और अगली बार सुनाऊंगी भी, तो हम बिल्कुल आपसे सुनना चाहेंगे आगे चल करके। और चूंकि जो लोकगीत हैं वो एक ऐसी धरोहर है जो लोक से उपजी हुई धरोहर है और ये हमारे पूरे जीवन का सार है, लेकिन हम कितना दूर भागते हैं उतना दुखी होते हैं, भाग जितना रहे हम हैं, इनके बिल्कुल जी, नजदीक आते हैं और उतना हमें ये चीज सुख और सुकून मिलता है। लोकगीत जो है ये केवल अभी 100-200 साल पुराने नहीं है, ये अगर हम इनको कड़ी बाई कड़ी जोड़े तो ये वही है जो ऋग्वेद के जमाने से चले आ रहे हैं, ये वही है। उस समय भाषा थोड़ी परिष्कृत थी, फिर आम भाषा में जब ये चीजें आई तो वो लोकगीतों के रूप में परिवर्तित हो गई। भाषा जितनी कम्युनिकेशन की चीज है ये तो हम जानते हैं, तो जितना एक दूसरे को अपन अपनी भावनाओं को आसानी से समझा सकते हैं तो वो लोकगीतों के रूप में आ गई, बस यही अंतर है। जी जी। तो मैं आगे बढ़ते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको, और बहुत सारी बातें उभर कर आ रही हैं इस आयोजन को और अगली कड़ियों में जारी रखने के लिए। मैं इसी के साथ हमारे साथ राम स्वरूप रावत सरे जी, हमारे जो कार्यक्रम प्रमुख हैं साझा संसार के जाट बहरोड शाखा के, तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वे भी 2 शब्द कहें इससे पहले कि मैं अध्यक्ष महोदय को बुलाऊं। तो रावत सरे जी, आपका स्वागत है। 2 शब्द 2 बातें
आपसे भी हम सुनना चाहेंगे। राउत सरे जी, जी जी स्वागत है। आपकी आवाज थोड़ा सा साफ नहीं आ रही है, कट रही है। आप थोड़ा नजदीक करें, आप आवाज अभी भी फट रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। ना गड़बड़ है। नेटवर्क की दिक्कत हो सकती है। थोड़ा कमरे से बाहर आ जाएंगे ना दरवाजे के पास में, तो आवाज साफ हो जाएगी। अभी भी थोड़ा सा मतलब साफ नहीं आ रही, फिर भी बोलिए आप प्लीज, आप बोलिए। नहीं, अभी भी आवाज आवाज कट रही है आपकी। तो मुझे लगता है या तो आप इसको वीडियो को ऑफ कर लें, आप केवल वॉइस आए, आपकी आवाज भर आए, थोड़ा ऐसा करके देख लें। हाँ, मैं ऐसा करता हूँ। हाँ, ये बहुत हाँ जी, बढ़िया होगी, अभी बहुत बढ़िया होगी। मैं ये निवेदन कर रहा था कि आपने जो परिकल्पना की थी उसके अनुसार ये आयोजन सफल रहा है। और अगले कार्यक्रम के लिए एक थोड़ी सी बात इतनी सी रहनी चाहिए कि जो प्रतिभागी हैं वे समय के अनुसार जुड़े और समय के अनुसार अपनी बात को रखें, तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ करके और उनके मनोभावों के अनुसार हम इस कार्यक्रम को और सफल बना सकते हैं। ये मेरा निवेदन है। जी जी, बिल्कुल सहमत हूं मैं आपसे। जी, क्यों, कारण आपसे क्या तो होता है कि टाइम से होता है तो उसके अंदर सारे प्रतिभागी जुड़ जाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग बाग उसमें सहभागी हो जाते हैं। और जी समय पर न जुड़ने से फिर सही हो पाते हैं, बाकी रह जाते हैं। तो ऐसा अगले कार्यक्रम को लेकर के हम थोड़ा सचेत रहें। सारे प्रतिभागी जो जुड़े हैं उनका तहे दिल से आभार, स्वागत, और आगे के लिए भी जुड़े। और हम अपन प्रयास करेंगे मिल करके कि अपना जो एक राठ रंग पत्रिका है उसके उसमें भी कुछ इस प्रकार का एक अंक आगे निकालने का प्रयास करेंगे। जी, बहुत ही स्वागत योग्य पहल है आपकी, बात तथ्य है, आप बताया आपने। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद रामस्वरूप रावत सिरे जी। आपने चूंकि आप कार्यक्रम प्रमुख हैं, तो आपकी जो परिकल्पना है, आपने जो बताया उसको और आगे बढ़ाने के लिए, और समय की पाबंदी हम सबके लिए लागू होती है। और राठ रंग पत्रिका में आप इस बात को आगे लेके जाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि उससे भी जो अभिव्यक्त हम आज कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ये बात लोगों तक प्रिंट होकर भी पहुंच पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद राउत सरे जी आपका। और मैं इससे पहले कि डॉक्टर पाल साहब को बुलाऊं, मैं डॉक्टर प्रोफेसर मीरा गौतम जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वो बहुत विद्वान हैं, आपने बहुत काम किया है। उनके विषय में उनका परिचय देने में बहुत लंबा समय लग जाएगा यदि मैं परिचय देने लगूंगा। मैं उनको आदर और सम्मान के साथ दो शब्द कहने के लिए इस आयोजन के बारे में, चूंकि वो संरक्षक हैं हमारे इस आयोजन की, राठ की चौपाल की, तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप भी अपने दो शब्द आशीर्वचन हमें कहें। स्वागत है आपका, डॉक्टर मीरा गौतम जी। धन्यवाद रामातक्षक जी, आपने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। मैं तो चाहती थी कि मैं सबकी तरह से कुछ सीखती बोलती, लेकिन आप थोड़ा माइक नजदीक कर लो। जी, अब जी ठीक है। बिल्कुल। तो बस मैं शुरू करती हूँ कि जो बात कहनी है तो अपने सीमित शब्दों में। तो इस आयोजन पर सभी प्रतिभागियों को मैं बधाई देती हूँ। बहुत सफल कार्यक्रम रहा, मैं बहुत गौरवान्वित हूँ। और इसकी परिकल्पना में जो रामातक्षक जी ने परिश्रम किया है, जो स्वप्न देखा है, उसकी ये पहली कड़ी है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई आप सबको देती हूँ।
अध्यक्ष श्री हरि सिंह पाल जी, सुमन दहिया जी, राजेंद्र भाई शर्मा जी, जिस कार्यक्रम का ये शुभारंभ हुआ है वह असाधारण है। राठ शब्द अपने आप में एक अवधारणा है, एक संस्था है जिसमें हमारा देश अपनी बहुआयामी विशेषताओं में प्रतिभाषित हो रहा है। राठ जो राष्ट्र है वह घर है जिसमें राष्ट्र का पारदर्शी चेहरा दिखाई देता है, और हम जानते हैं कि हम घर से शुरू होते हैं और इस कार्यक्रम में हम अपने घर से ही शुरू हो रहे हैं। ये बड़ा ऐतिहासिक क्षण है। 6, 7, 8 दिसंबर में आयोजित राठ रण महोत्सव के गूंज अभी हमारे मन मस्तिष्क में जारी है। राठ की चौपाल में मेरी एक परिकल्पना है, रामाध्यक्ष जी कल आपने कहा था, उसको सोच करके एकदम मेरे मन में आया। उसमें यही पंक्तियां हैं थोड़ी सी कि राठ की चौपाल में पूरा राजस्थान परिभाषित होता है। इसकी महक अब वैश्विकता के रंगों में सरोबार होने जा रही है। इस आयोजन का उद्देश्य राठ की मूल सांस्कृतिक पहचान को नए ढंग से बाहर लाना है। लोकगीत महज गीत भर नहीं है, ये भाषा के उद्गम है। ये हमारे अनुभव और सहनशीलता का बहुत बड़ा कैनवास है। ये हमारी जड़ों की ओर वापसी है। हिंदी भाषा यहीं से आकार लेती है। जो मुझे कहना था मूल वो ये बात कि हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर कहीं शुरुआत हुई है भाषा की तो वो राजस्थान के रासो साहित्य से हुई है। कृष्ण साहित्य की जो शुरुआत हुई है वो राजस्थान का शौर्य, सौंदर्य और लोक संस्कृति में गूंजता हुआ देश राग पूरे विश्व के आकाश में अपनी पहचान बना रहा है। और इससे अधिक फैलाने की राठ की चौपाल की एक सांस्कृतिक मशाल लेकर जो हम चले हैं उसकी रोशनी बढ़ती ही चली जाए। जितना राठ ने विश्व को दिया है उसकी पहचान उसे मिले। राग मांड का पधारो हमारे देश के स्वागत गीत में और संत रैदास और मीराबाई की भक्ति के दर्शन में कृष्ण काव्य की प्रामाणिकता के लिए काकोरी राजस्थान से प्राप्त जो पांडुलिपियां अगर नहीं होती तो 84 वैष्णवन की वार्ता, 200 वैष्णवन की वार्ता सामने नहीं आती और कृष्ण काव्य इतना प्रामाणिक न होता। ये सारा लोक भाषा में ही रचा गया साहित्य है। जोधपुर में जन्मे गुरु जम्भेश्वर के 29 नियम पर्यावरण संरक्षण का दर्शन हमारे सामने रखते हैं। राजस्थान की सही छवि को देने वाली राठ के चौपाल का हम अभिनंदन करते हैं, जो घर गांव की लोक जड़ों को सींच करके विशाल वन की ओर उन्मुख होने जा रहा है। आप सबके सहयोग से इसे एक विस्तार मिलेगा, राठ का रंग और निखरेगा, यह मेरी शुभकामना है। इसकी बैठकों में हर बार एक नया प्रश्न अपने नए उत्तर और संभावनाओं के साथ प्रस्तुत होगा। इसकी उम्मीद मैं संकल्पों की दिशा में कर रही हूँ। बेटियां शिक्षित हों, अपनी क्षमताओं का परिचय दें। हम अपनी जड़ों की ओर लौटने की बात तो करते हैं, मगर हम ये भी जानते हैं कि घर और गांव और खेतों में काम करने वाले रहवासी, हमारे किसान मिट्टी का रंग और स्थिति देखकर मौसम की हवा का पता दे देते हैं। ये वैज्ञानिक है, ये वैज्ञानिकता बाहर लानी चाहिए। जो हम अपने गांव में पढ़ते हैं, जिसका जो व्यवहारिक अनुभव है वो बाहर नहीं, अपने ही देश में, अपने ही घर में उसका सदुपयोग करें। ये राठ की चौपाल का बहुत बड़ा मेरी कल्पना का सपना है। इसी तरह मनुष्य का चेहरा, मोहरा और मन का विस्तार भी इसी मिट्टी से ही पैदा होता है। राठ की चौपाल इन नई स्थितियों का पता हमें देती रहेगी कि हमारे गांव बन रहे हैं, इन पर बड़ी बिल्डिंगें ना खड़ी हो, हमें ऐसा ना हो कि खेती दिखाई ना दे। भूजल स्तर सूखता ना चला जाए। राजस्थान को ये मालूम है कि जटिलताओं में रास्ते कैसे निकलते हैं। वह दुनिया को बता देता है जटिलताओं में जीवन कैसे जिया जाता है। और एक आखिर में 2 लाइन, अरावली सबसे पुराना पर्वत, यह हमारी धरोहर है। इसकी परवाह इसी तरह से की जानी चाहिए जैसे हम अपने घरों में उपेक्षित बुजुर्गों की करते हैं। ये हमारा जनक है। राणा प्रताप का संघर्ष, पृथ्वीराज चौहान की राठ विश्व को अब जगाने चली है। हम सब हाथ मिलाएं, कदम बढ़ाएं और बढ़े चलें।
मैं बहुत उत्साहित हूँ, बहुत आशान्वित हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर प्रोफेसर गौतम जी। आपने राठ की चौपाल का एक बहुत बड़ा आयाम, उसकी परिकल्पना को आपने बहुत शब्द दिए। मुझे लगता है मेरे शब्द बहुत छोटे रहेंगे यदि मैं इन शब्दों के आपके संदेश के, आपकी प्रेरणा के साथ चलूं तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये मुझे बहुत खुशी है और हमारे पूरे साझा संसार फाउंडेशन परिवार को बहुत खुशी है कि आप के संरक्षकत्व में ये काम होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं इसी के साथ अब आगे चलते हुए डॉक्टर हरि सिंह पाल जी, जो नागरी लिपि परिषद दिल्ली में के महामंत्री हैं, बहुत काम कर रहे हैं आप नागरी लिपि परिषद के लिए अभी। एक मिनट डॉक्टर तक्षक जी, पहले डॉक्टर सुमन जी का रह गया है ना, इन्होंने लोक साहित्य पर काम किया है। 2 मिनट में अपनी सुना। वो धन्यवाद में आ जाएगा, उनके साथ ले लेंगे वो। अच्छा, उनको सुनाना पड़ेगा, लोकगीत सुनाना पड़ेगा। वो लोकगीत भी अच्छा। तो मुझे मैं सहमत हूँ, जैसा आप चाहें। सुमन जी बताइए आप कैसे तैयार हैं। और मैं अभी जो हमारे साथ शामिल हुए हैं डॉक्टर शंभू प्रभु देसाई जी, उनका भी बहुत बहुत ये गोवा से हैं, ये पणजी गोवा से हैं डॉक्टर शंभू प्रभु देसाई जी। और डॉक्टर रामबाबू गौतम न्यू जर्सी अमेरिका से हैं। जी स्वागत है। वीडियो ना क्योंकि जो ये शंभू प्रभु देसाई जी जो हैं, शंभू प्रभु जी मेरे भी एक मित्र थे पहले, और वो शिपयार्ड में काम करते थे पहले। आप वही हैं क्या? हाँ वही थे, वहीं से रिटायर्ड हैं ये। तो आप और हम तो शायद मिले हैं बहुत पहले, 20-30-40 साल पहले, बहुत पहले से। इंदिरा गांधी पुरस्कार लेने के लिए आए हुए थे। क्या बात है, क्या बात है, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। क्योंकि मैंने आपको नाम देख करके पहचाना, और ये बहुत मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शायद 1983-84 की बात होगी ये। क्या बात है, ये सौभाग्य हमारा। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। क्योंकि आप हिंदी भाषा अधिकारी थे शायद उसमें ना, शिपयार्ड में। हाँ वहीं से रिटायर्ड है ये। क्या बात मैं जुड़ रहा हूँ ऑनलाइन। मैंने आपको गोवा में एक बार खोजा भी था, और मैं भी मोटरसाइकिल पे था और आप भी मोटरसाइकिल पे थे, ध्यान है? हाँ सर, बहुत याद आई सर। चलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम आगे चलते हैं। आपका नंबर मैं जरूर लेना चाहूंगा देसाई। मैं दे दूंगा। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर। तो मैं सुमन जी, आप तैयार हैं? सुमन जी और अश्विनी को भी कुछ सुनाना है मराठी में। बताइए अश्विनी जी, आप तैयार हैं? सर मैं सुनाऊंगी नहीं, लेकिन मैं कुछ बोल जरूर सकती हूँ हमारे लोकगीतों के बारे में। स्वागत है, आइए स्वागत। नहीं सर, पहले आप सभी हो, मतलब जो बड़े वरिष्ठ हैं, आप मतलब ये कर सकते हैं, फिर बाद में मैं मेरी बात रख सकती हूँ। जी तो सुमन जी आप आइए, आपका स्वागत है अगर तैयार हो तो। नहीं तो फिर मैं आमंत्रित करता हूँ पाल साहब को। जी मुझे लगता है सर, पाल साहब। जी नमस्कार सर जी। सर मुझे भी, अब मैं आप सबको सुन रही हूँ, और बस एक मेरे कुछ शब्द अगर समय हो तो मैं जरूर बोलना चाहूंगी आप सबके मध्य। स्वागत थोड़ा संक्षिप्त में। जी बिल्कुल संक्षिप्त में, ज्यादा समय नहीं लूंगी सर। लोकगीत हमारे जो हैं वो हमारी स्त्रियों जो है गांव की, हर कोई भी हमारा त्योहार हो उसमें गाती हैं। और अभी हमारा इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी हमने मनाया है। तो बहुत संक्षिप्त में मैं अपनी एक रचना आप सबके समक्ष रखती हूँ कि सोच के देखो अस्तित्व जरा, बिन नारी क्या तुम पाओगे। सोच के देखो अस्तित्व जरा, बिन नारी क्या तुम पाओगे। सर पर जो आंचल ना हो, क्या ताप सभी सह पाओगे। सर आवाज आ रही है मेरी?
आ रही है। जी हाँ। जी और जी सर, माथे की बिंदिया से उसकी यह दुनिया झिलमिल होती है। माथे की बिंदिया से उसकी यह दुनिया झिलमिल होती है। कंगन पायल की रुंझुन से स्वर लहरी गुंजित होती है। नारी ही मरु से जीवन में निर्झरनी बनकर बहती है। क्या उसके बिन इस दुनिया में है रंग कोई, कह पाओगे? सर पर जो आंचल न हो, क्या ताप सभी सह पाओगे? और वात्सल्य, दया, करुणा, सेवा सब उसके ही पर्याय हैं। नारी को करना सीमित न्याय नहीं, अन्याय है। माँ, बहन, बेटी, पत्नी, प्रेयसी बनकर संग चलती है। जीवन के झंझावातों में सदा अड़ी ही दिखती है। उसकी मुस्कानों से सुंदर, उसकी मुस्कानों से सुंदर पुष्प कहाँ तुम पाओगे? सर पर जो आंचल ना हो, क्या ताप सभी सह पाओगे? और आज सोचो लोकगीत का दिन है, जी कविता का नहीं है, लोकगीत का दिन है। जी मैंने लोकगीत ही रखा था। और सर लोकगीत ये सुनाओ, ये कविता तो जी बहुत सुनते रहते। सर जी सर, एक ना, मैं सच में आपको बस मैं रोक नहीं पाई, मतलब ये सुनाने से। और मैं सिर्फ कुछ ही लाइनें ले रही हूँ, समय ज्यादा नहीं लूंगी। एक मेरी मैं मदर जो गाती थी, कुछ ही लाइनें सर सुनाती हूँ। और मुझे बहुत मतलब अच्छा लग रहा है कि मैं आप सबके समक्ष इस इतने बड़े मंच पर मैं अपना कुछ रख पा रही हूँ। एक जो मैं उनसे सुनती हुई बड़ी हुई हूँ, कुछ लाइनें ही रखूंगी। अंगूठी मोहे साच बता दे, कहाँ पर छोड़े लक्ष्मण राम। अंगूठी मोहे साच बता दे, एक दिन जनकपुरी दरबार मार दिए सब राजा के मान। धनुष के तोड़ने वाले राम, अंगूठी मोहे साच बता दे, कहाँ पे छोड़े लक्ष्मण राम। एक दिन गंगा तट के तीर के वट से मिल रहे दोनों वीर। नाव के खेवन हारे राम, कहाँ पर छोड़े लक्ष्मण राम। अंगूठी मोहे साच बता दे। जी आदरणीय, समय ज्यादा नहीं लूंगी। नहीं, और बहुत बस जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सभी का सुंदर गीत धन्यवाद। बताया कि गंगूठी मोहे जी सांच बता दे। और जहां तक जी आपने, हालांकि वो छोटी कविता थी, मैं तो ये जी कहूंगा जी कि भारतीय संस्कृति को जीवित ही नारी ने रखा है। तो नारी सदैव पूज्य है। और मैं आगे बढ़ते हुए, मैं प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर, इस मंच आपके पर। बारे में 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ सर मैं। आप क्या 2 क्या लाइन। क्या दो दो लाइनें जी। जी लोकगीत की है ना? लोक न जाने कहाँ से आता, न जाने कहाँ चला जाता, न जाने कहाँ से आता, न जाने कहाँ चला जाता, फिर भी मुझे ऐसा लगता हम अभी सभी को मिलता, जैसे क्या हम बात। आज मिले हैं। फिर भी ऐसा हम सबको लगता है। एक दिन वह बोला भाई रुको, एक दिन वह बोला भाई रुको, मुझसे ऐसा बनो, दूसरों को मदद करना यही अपना फर्ज बनना, दूसरों को मदद करना यही अपना फर्ज बनना। आज के अवसर पर मैं 4 पंक्तियां आपको सुनना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अब मैं आगे बढ़ता हूं और मैं धन्यवाद सॉरी अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए डॉक्टर हरि सिंह पाल जी का स्वागत है। पाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर रामातक्षक जी और इस मंच से जुड़े हुए सभी विद्वज्जन और लोक साहित्य के मर्मज्ञ, बल्कि मैं कहूँ कि लोक मानस को जानने वाले सभी विद्वान और विदुषी यहाँ पर जुड़े, सबका वंदन और अभिनंदन। और निश्चित रूप से ये मेरे लिए एक पुनर्जीवन जैसा है कि मैंने जब शोध कार्य किया था ब्रज लोकगीतों पर, और उसके 2-3 उसकी पुस्तकें आ गई, लगभग 1000 के करीबन मैंने लोकगीत इकट्ठे किए होंगे। और उसके बाद में मुझे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के लिए लोक साहित्य पर पाठ्यक्रम लिखने का मुझे मौका मिला।
तो पूरे भारतवर्ष के पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक के जितने भी लोकगीत लोक साहित्य है उसका अवगाहन करने का प्रयास की मैंने किया और उस रूप में वो पाठ्यक्रम तैयार हुआ। और यह पुनर्जीवन इसलिए क्योंकि ये लोकगीतों से पुनः जोड़ने का है, क्योंकि कई कई तरह के विभिन्न कार्य करते हुए आकाशवाणी में सेवा देते हुए और फिर बाद में आकाशवाणी के सेवानिवृत्ति के बाद में इस नागरी लिपि परिषद से जोड़ने के माध्यम से पूरे देश में जोड़ने का, सब लोगों से मिलने का जो सौभाग्य मिलता है उसका सुफल है कि जो कुछ कार्य किया है उसकी प्रतिष्ठा हो रही है। तो यहाँ पर लोकगीतों के बारे में हमारे विदुषी डॉक्टर मीरा गौतम जी ने बता दिया, उषा जी ने बता दिया और हमारे रामातक जी शुरू से ही बताते रहे हैं। ये तो एक अथाह सागर है और इसको हम लोक साहित्य कहते हैं मोबाइल यूनिवर्सिटी, चल विश्वविद्यालय, चलता फिरता विश्वविद्यालय। जब हमारे पास विद्यालय नहीं थे, हमारे पास गुरुकुल नहीं थे, जब हमारे पास विश्वविद्यालय नहीं थे, तब लोक साहित्य के माध्यम से, लोक गीतों के माध्यम से, लोक कथाओं के माध्यम से, लोक नाट्यों के माध्यम से हम शिक्षा ग्रहण करते थे। अपने बुजुर्गों से हमने अपने दादा दादी से या नाना नानी से सुना, उन्होंने अपने बच्चों को सुनाया, अपने फिर जो अगली संतति थी उनको सुनाया। इस रूप में हमारे लोकगीत और पूरा का पूरा जो हमारा साहित्य लोक साहित्य है वो मूल चेतना का साहित्य है। जीवन चेतना तो है ही, उसमें मूल्य चेतना का साहित्य है। उसमें मूल्य बताए जाते हैं, उसमें जीवन व्यवहार के आदर्श बताए जाते हैं कि व्यक्ति व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा, परिवार के साथ कैसा व्यवहार होगा, समाज के साथ कैसा व्यवहार होगा, समष्टि के साथ कैसा व्यवहार होगा, यह हमारे लोकगीतों में बिखरा पड़ा हुआ है। सब बड़े प्रचुर मात्रा में है। लोकगीतों को सिर्फ 1, 2 या 10, 20 गीतों से नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने इस पे शोध कार्य किया है। मुझे मालूम है कि यहाँ जो आज लोकगीत सुनाए गए ढूंढानी भाषा के ज्यादा थे, तो उसमें जो लोक गाथाएं हैं उसके अंश ज्यादा थे। तो लोक गाथाएं 1, 2 नहीं है, अनेक लोक गाथाएं राजा नल दमयंती की सुनते हैं, श्रवण कुमार की सुनते हैं, हीर रांझा की सुनते हैं। और हमारे यहाँ तो राधेश्याम के नाम से एक था, अब अभी जो नई नई पीढ़ी में मतलब लोक गाथा थी वो गाई जाती थी। तो इस रूप में न जाने कितने कितने हैं। और खास तौर से हरियाणा में तो जितना जितना है सांग जिसे कहते हैं, रागनी जिसे कहते हैं, वो पूरी की पूरी हमारी मूल्य चेतना से भरी हुई है, जीवन चेतना से भरी हुई है। उसमें जीवन का मर्म है, उसमें जीवन स्पंदन ले रहा है, जीवन उसमें सांस ले रहा है। वो जो लोकगीत सुनाए जा रहे हैं, लोकगीत सिर्फ लोकगीत नहीं है, वो शब्दों का पुंज नहीं है, वो भावनाओं का उद्गार है कि भावनाएं जो हमारे मन के अंदर अंतर मन से आ रही हैं, जो बात हम कह नहीं पाते, वो लोकगीतों के माध्यम से, लोक साहित्य के माध्यम से, लोक कथाओं के माध्यम से, लोक गाथाओं के माध्यम से उस बात को कह देते हैं। और विशेष रूप से महिलाओं को तो इसका सृजनहार कहा जाता है कि उनके यहाँ से, उनके होठों से जो ये गूंजते हैं, स्वर लहरियां जो गूंजती हैं, ये अपने आप में एक कहें कि ये पूरी पूरी सृष्टि के आनंद की देने वाली है। इनमें सृष्टि का आनंद समाहित है। ये सिर्फ मतलब लोकगीत गाने वाले नहीं, बजाने ढोलक पर गा लिए या किसी और पर गा लिए, ये पूरा का पूरा सृष्टि इसमें समाहित है। सृष्टि का गीत इसमें, सृष्टि का जो गति है सृष्टि की, वो इसमें समाहित है। ये लोक साहित्य है। और जो हम लोक साहित्य के विद्यार्थी हैं उसके रूप में हम इसको लोकमानस का उद्वेलन कहते हैं कि जो हमारे मन है, लोक माने जो अपने आप को भूल जाए, अपनी अस्मिता को भूल जाए, वो लोक है। जिसमें मैं नहीं, तुम नहीं, हम नहीं, ये नहीं, वो नहीं, जो समष्टि की बात है वो लोक है। उसमें कोई जाति नहीं, कोई वर्ग नहीं, कोई वर्ण नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, कोई धर्म नहीं, जो समस्त जीवधारी हैं उस लोक के अंश हैं, उस लोक के अंग हैं। और उसी लोक के हम हैं। जो हमारा मन की जो बात कही जाती है, जो हमारे मन को आह्लादित करती है, वो लोकमानस है। और लोकमानस को आह्लादित करने वाले हमारे लोकगीत हैं, हमारा लोक साहित्य है, हमारी लोक कथाएं हैं, हमारी लोक गाथाएं हैं, हमारी लोक नाट्य हैं। ये बड़ा एक लंबा व्याख्या का विषय है। उसको आप 10-5 मिनट में इसको नहीं समाहित कर सकते, क्योंकि आज सूरत हुई है। मैं समझता हूँ कि ये एक लंबी परंपरा एक चलनी चाहिए। इसमें से जो जिनको अवसर मिला है वो ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत से हमारे सुनने वाले, जैसे मैंने बताया ना कि आपके अंडमान निकोबार के भी हमारे साथी जुड़े,
हमारे साथी झारखंड से भी जुड़े, हमारे साथी गोवा से भी जुड़े, और हमारे साथी अब नीदरलैंड से अश्वनी है ही है, न्यू जर्सी अमेरिका से गौतम जी हमारे ही हैं। इस रूप में मतलब पूरा का पूरा हम विश्व को लिए घूम रहे हैं। ये लोक की जो स्वर लहरियां हैं, भले ही वो ढूंढानी भाषा में थी, लेकिन वो लोक मन की बात थी। आप उसको थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा आप करेंगे, इसी तरह की जो लोकगीत हैं वो हमारे ब्रज में गाए जाते हैं, उसी तरह के बुंदेली में गाए जाते हैं, उसी तरह के भोजपुरी में गाए जाते हैं, उसी तरह कन्नौजी में गाए जाते हैं, उसी तरह से मैथिली में गाए जाते हैं, उसी तरह से मालवी में गाए जाते हैं। हमारे यहाँ तो भंडार है। और मैं तो चूंकि रेडियो का आदमी रहा हूँ, हम आकाशवाणी के माध्यम से 172 बोली भाषाओं का प्रसारण करते हैं। आज आज अगर लोक साहित्य का संरक्षण हो रहा है तो वो आकाशवाणी के माध्यम से हो रहा है। हम जैसे हरियाणवी के, जैसे हम दिल्ली केंद्र से रागनी का प्रसारण करते हैं, नियमित रूप से प्रसारण करते हैं, ब्रज माधुरी कार्यक्रम का प्रसारण करते हैं। हमारे जो विभिन्न क्षेत्रों में केंद्र हैं, जैसे हमारे जोधपुर में है या हमारा जयपुर में है, तो वहां पर मारवाड़ी में भी करेंगे, हम मेवाड़ी में करेंगे, हम शेखावटी में करेंगे, हम ढूढानी में करेंगे, हम अहिरवाठी में करेंगे, मतलब बहुत सी बोली भाषाएं। और जैसे हरियाणा में हमारे हैं तो रोहतक का केंद्र है, हमारा कुरुक्षेत्र का केंद्र है, हमारा हिसार का केंद्र है। ये सब इस तरह के प्रसारण होते हैं। ये एक कहें कि हमारी संस्कृति को सहेजने का प्रयास है। आज जो नागरी लिपि परिषद के माध्यम से हम जब बात करते हैं कि हमारे लोकगीत विलुप्ति के कगार पर हैं, विलुप्ति के कगार पर यूं है क्योंकि हमने उसको लिखा नहीं। तो हमारा प्रयास रहता है, जैसे जब मैं राठ महोत्सव में गया था तो डॉक्टर सुमन से मैंने कहा था कि हम अपने लोक साहित्य को हम संरक्षित करें। ये महोत्सव का एक उद्देश्य ये भी है कि वो लिखी जाए, उसको लिपिबद्धता, उसको लिपि जानी बहुत जरूरी है, वरना अगली पीढ़ी का कैसे समझ पाएगी। उसका डॉक्यूमेंटेशन हो जाए उसकी, अगर मान लो हम लिख नहीं सकते तो उसको कम से कम रिकॉर्डिंग अगर हमारे पास में सुरक्षित होगी तो अगली पीढ़ी तक हमारी बात पहुंच सकेगी। आज वो बच्ची जो जो सुना रही थी, एमए भूगोल से पढ़ रही है, लेकिन उसको जो लोकगीतों का रस है उसको आज सुनाने के लिए बाध्य कर गया। और हमारी जो वरिष्ठ नारी शक्ति थी उन्होंने अपनी इस बात को रखा, भले ही वो सार्वजनिक मंच पर नहीं सुना पाती होंगी, लेकिन यहाँ पर एक माहौल ऐसा बन गया कि वो सुनाने के लिए व्यवस्था हो गई। इतनी इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं यहाँ पर प्रस्तुत की गई, और मैं समझता हूँ कि इसकी रिकॉर्डिंग तो की जा रही है। रिकॉर्डिंग के माध्यम से हम अगली पीढ़ी को बताएंगे कि भैया हम ऐसा भी कार्यक्रम हमने शुरू किया है, राष्ट्र चौपाल के नाम से शुरू किया है, और ये जो है एक निरंतर एक प्रक्रिया रहेगी, आगे भी ये बढ़ती रहेगी, और नए नए जो हमारे लोक गीतकार हैं वो इसमें जुड़ेंगे और अपनी बात को रखेंगे। मेरे पास तो खजाना है, 1000 गीत है मेरे पास। पुस्तक मैंने जब पीएचडी की थी, इसमें आपके जन्म से लेकर के, आपके विवाह से लेकर के जितने संस्कार होते हैं, इसमें मृत्यु संस्कार का भी लोकगीत अनुराय नाम से गाए जाते हैं, वो भी इसमें समाहित हैं। बाकी जो हमारे पर्व हैं, त्योहार हैं, हमारी ऋतुएं हैं, उसके सब लोकगीत हैं, सब क्षेत्रों में। भाई राठ क्षेत्र में है उसी तरह से, ब्रज क्षेत्र में है उसी तरह से, अन्य क्षेत्रों में उसी तरह के लोकगीत हैं। बस ये है कि उनको सुरक्षित करना है, उनको दस्तावेजीकरण उसका करना है, चाहे वो रिकॉर्डिंग के माध्यम से हो, चाहे वो प्रलेखन के माध्यम से हो, कि उसको हम लिख सकें। और यदि भी ये जो हमारे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय से जुड़े हुए प्राध्यापक हैं, ये अगर थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आप अपने विद्यार्थियों से कहें कि आपके गांव में जो लोकगीत गाए जा रहे हैं उसको आप लिख करके लाएं, तो बहुत बड़ा खजाना बन जाएगा। लोक कहानी जो लोक कथा कही जा रही है उसको लिख के लाएं तो बहुत बड़ा एक सामग्री बन जाएगी। तो इस तरह के अगर प्रयास होंगे तो हमारा लोक साहित्य हमारे सामने सुरक्षित रहेगा। और हम लोक साहित्य सिर्फ लोग कह रहे हैं, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी धरोहर है, ये हमारी ज्ञान परंपरा है, इससे इतर कोई ज्ञान परंपरा नहीं है। ये वेद और उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्य ग्रंथ ये तो बहुत बाद की चीज है। हमारे जीवन की शुरुआत, मानव के जीवन की शुरुआत उसकी लोकगीतों से हुई। जो उसके भाव थे, जब उसके पास में लिपि नहीं थी, जब उसके पास शब्दावली नहीं थी, जब उसके पास भाषा नहीं थी, उसने जो गुनगुनाया वो लोकगीत के रूप में सामने आया। और वही तरंदर परिष्कृत होकर के आज ये है कि आज हमारे पास में अनेक जो लोक कथाएं हैं उसके अनेक संस्करण आ गए हैं, अनेक जो हमारी लोक गाथाएं उनके संस्करण आ गए हैं, लोकगीत के भी अनेक आ गए हैं। मैं समझता हूं कि राठ के जो क्षेत्र के लोकगीत हैं इस पर भी पुस्तक होगी। डॉक्टर सुमन ने अच्छा इसमें काम किया है, इसको और भी बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि हम इसको और भी गति दे सकें तो ये हमारी ज्ञान परंपरा के
जो संरक्षण है उसमें एक बहुत बड़ा एक योगदान रहेगा। जो हमारी विरासत है, जो हमें अपने बुजुर्गों से मिला, जो हमें महापुरुषों से मिला, वो ज्ञान को हम आगे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए सक्षम हो सकेंगे। ये संस्कृति के ऊपर, ये हमारी भारतीयता के ऊपर, ये हमारे राष्ट्रीयता के ऊपर, ये हमारी मानवता के ऊपर ये बहुत बड़ा एक कहें को उपकार होगा यदि हम इस तरह का काम कर पाते हैं। ये सतत प्रक्रिया है, ये कहीं रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है कि एक कार्यक्रम से हो गया तो ये बहुत बड़ा हो गया। हम समझते हैं कि ये प्रक्रिया आगे जारी रहेगी। डॉक्टर रामा तक्षक इसमें बहुत ही जागरूक हैं। डॉक्टर सुमन अच्छी तरह से इस बात को समझती हैं। डॉक्टर मीरा जी हमारे साथ हैं, रावत सरेश जी हमारे साथ में हैं, और भी हमारे मित्र हैं, चित्रपाल जी हैं। तो ये अगर इस चीज को और भी आगे बढ़ाएंगे, और मैं पूरी तरह से आशान्वित हूँ कि अगली बार कार्यक्रम होगा तो और ज्यादा इसमें प्रतिभागियां होंगी, और सभी जैसे आज सभी आयु वर्ग के थे, युवा वर्ग से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक और वृद्धावस्था तक की आज जो प्रतिभागी थे, वो और भी इस तरह की जो विविधता है वो देखने को मिलेगी। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए। और ये आयोजन इस बात की आश्वस्ति है कि भले ही आज रामा तक्षक नीदरलैंड में बैठे हुए हैं, लेकिन उनके मन में आज भी भारत जीवित है। आज भी उनके मन में उनका अपना गांव जीवित है। उनकी जो राठ संस्कृति है, वो लोक संस्कृति उनके मन में आज भी प्रज्वलित है, वो प्रवहमान है, वो बह रही है। इसीलिए तो ये कार्यक्रम रखा गया। अगर इसी तरह से यदि हम अपने संस्कृति को अगर बचाए रखना चाहते हैं, यदि इस दाय को हम अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इस तरह के कार्यक्रमों की बहुत ही आवश्यकता है। और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि अगली बार और भी विविधता के साथ इसको हम कर सकेंगे। मैं पुनः आप सबको बहुत बधाई देता हुआ बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और डॉक्टर राम गौतम जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, एनजे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। न्यू जर्सी से हैं, न्यू जर्सी से जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका गौतम जी। डॉक्टर पाल साहब, आपने बहुत सारी बातें बताई, और पहली बात तो ये कि जो आपने पुस्तक की एक कॉपी दिखाई अभी, तो मैं इस पुस्तक की कॉपी भी आपसे या अमेज़न से प्राप्त करना चाहूंगा, तो थोड़ा सा उसका एक लिंक मुझे भेज दें जहाँ जो भी संभव हो, या यदि आपके पास पुस्तक की प्रति हो तो वो आप अपने पास सुरक्षित रखिएगा। जब मैं भारत में आऊंगा तो मैं आपसे ले लूंगा। आपने बहुत सारी बातें बताई कि जो लोकगीत हैं वो भारतीय ज्ञान परंपरा को किस तरह से संरक्षित रखने में योगदान दे सकते हैं, और हमें क्या क्या करना चाहिए, लिखने से लेकर के मंचन तक, गायन तक। वो बात जो सृष्टि में बहुत पहले शुरू हुई थी, उसका जारी रहना बहुत जरूरी है। ये ज्ञान है और ये सतत प्रवाहमान है, और इससे हमें भी लाभान्वित होना चाहिए। तो और ये एक हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति का एक ऐसा अंग है जो मैं ये देखता हूँ कि क्योंकि मैं यूरोप से लगभग पिछले 35-37 साल से जुड़ा हुआ हूँ। गौतम जी जो अभी जो न्यू जर्सी से जुड़े हुए हैं वो भी ये देखते होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पहली बात तो मैं एक जो बड़ी बात देखता हूँ वो ये कि जीवन की जो रसधार, चेतना की जो धार भारत में बही है, वो यहाँ बहुत कम छिटपुट है, बहुत ज्यादा नहीं है, और यहाँ का आदमी बहुत प्यासा भी है। खैर वो दूसरी बात है दर्शन की। तो मैं डॉक्टर पाल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ता हूं, और मैं अब निवेदन करूंगा डॉक्टर सुमन जी से कि वे धन्यवाद ज्ञापन दें, और धन्यवाद ज्ञापन से पहले वो एक लोकगीत भी सुनाए, और उससे पहले अभी छोटा सा एक अश्विनी जी की होली के समय एक कोई रंगोली भी जो है वो लोकगीतों में महाराष्ट्र में गाई जाती है। तो अश्विनी जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि राठ की चौपाल के माध्यम से महाराष्ट्र की जो रंगोली होती है उसका भी एक आयोजन हम रख सकते हैं। और यदि आप कुछ दो शब्द कहना चाहें तो आपका सुमन जी से पहले अश्विनी जी आपका स्वागत है, यदि आप कोई बात कहना चाहें तो। धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे मौका दिया इस प्रबुद्ध मंच पर मेरे शब्द रखने के लिए, और धन्य है सर, आदरणीय हरिपाल सिंह जी ने बहुत बहुत ज्ञानवर्धक
बातें बताई और हमें बिल्कुल संपन्न कर दिया। वैसे ही सभी वक्ताओं ने हमें संपन्न कर दिया अपने ज्ञान से। और जैसे महाराष्ट्र में भी अलग अलग लोकगीत होते हैं, जैसे जिसकी शुरुआत मतलब रंगोली निकालते समय जो स्त्रियां होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वहां से शुरुआत होती है। जैसे आदरणीय हरिपाल सिंह जी ने भी बताया कि जैसे जन्म का एक गीत होता है, वैसा ही एक गीत होता है 5वें दिन में भी, उस समय के भी गीत होते हैं। यहाँ तक कि मतलब गर्भदान एक बहुत बड़ा एक संस्कार है। जैसे ही महिला मतलब शादी हो जाती है तो महिला मतलब शादी के बाद ये 1-2 दिन बाद करते हैं, जहाँ पर मतलब दुर्वा का रस नाक में डाला जाता है स्त्री के लिए। और अब ये विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि दुर्वा का रस स्त्री के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो उस समय भी गीत गाए जाते हैं। जब शादी तय हो जाती है उस समय भी, जब मुहूर्त निकालते हैं उस समय के भी गीत होते हैं। और जैसे जब कोली बंधु, जो मछुआरे जो होते हैं, जो हमारे तटीय महाराष्ट्र के हैं, वो जब मतलब वो निकलते हैं अपने मतलब अपने यात्रा पर, तो उनके मन में भी अलग अलग जो विचार होते हैं, उस समय के भी गीत होते हैं। और मतलब नारयी पूर्णिमा एक ऐसा समय जहाँ पर सबसे ज्यादा जो ज्वार जब चलते हैं, ज्वार और भाटा का जो ज्वार जब चलते हैं, उस समय के भी गीत होते हैं। तो नाना प्रकार के गीतों से हमारी जो संस्कृति है वो संपन्न करती है। और हमें केवल वो गीतों के माध्यम से उसकी मधुरता नहीं जोड़ती, अपितु कुछ ज्ञान की बातें भी बताती हैं। तो मतलब बहुत बार ऐसे होता है जो हमारे विद्वान होते हैं वो कुछ बातें नहीं बता सकते हैं सीधे तरीके से, तो वो गीतों के माध्यम से हमें बताया करते हैं। और इस प्रकार से कुछ ऐसे संपन्न करते हैं ये हमारी लोकगीत। और जैसे हरिपाल सिंह जी ने भी बताया कि ये ज्ञान परंपरा का बहुत ही अविरत और अविरल स्तोत्र है। तो यही मैं कहना चाहूंगी। बहुत बहुत जी धन्यवाद मुझे ये जी मौका जी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अश्विनी जी। आपने भी अपने विचारों से भारतीय लोक जीवन में, लोकगीतों में जीवन चेतना के बारे में आपने बहुत छोटे समय में बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत सशक्त बातें बताई। मैं इसी के साथ आयोजन को आगे बढ़ाते हुए उसके अंतिम चरण पर धन्यवाद ज्ञापन के लिए और एक गीत, लोकगीत के साथ सुमन, डॉक्टर सुमन जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्कार सर। मेरी आवाज आ रही है सर अच्छे से? जी जी, आ रही है। हमारे यहाँ राठ में सर लोकगीत जैसे संस्कार गीत गाते हैं जैसे शादी ब्याह में, उसके बाद जकड़ी गीत, जहाँ कहीं दूसरी जगह जिनको ख्याल गीत भी कहा जाता है, तो वो गाए जाते हैं। और लोकगीतों में कहा जाता है, लोकगीत का समाज में भी ऐसे कहते हैं कि ननद और भावज का जो रिश्ता है वो तकरार का, नोक झोंक का रिश्ता होता है। लेकिन इस गीत में एक ननद किस तरह से अपनी भाभी की सहयोगी बन रही है वो इस गीत में दर्शाया गया है। मतलब ये अनूठी चीज है कि ननद जो है वो भाभी की सहयोगी बन रही है इसमें। कि गीत कुछ इस तरह से है कि ननदी तेरा वीर ना बोले, बिना बोला सबर नहीं आवे। ओ ननदी तेरा वीर ना बोले, बिना बोला सबर नहीं आवे। ओ भाभी बालका की सूड़ बांध दो, फिर आप ठाडा बोल। ननद कहती कि बच्चों की पिटाई कर दो फिर खुद बोलेगा। फिर भाभी कहती है कि ननदी पीट पीट के थकली, पर तेरा वीर नहीं बोले। ओ ननदी पीट पीट के थकली, पर तेरा वीर नहीं बोले। ओ ननदी तेरा वीर नहीं बोले, बिना बोला सबर नहीं आ। ओ भाभी बढ़िया तीड़ पहर लो, फिर आप ठाडा बोल। ननद कहती कि आप अच्छे से सज सवर जाओ फिर खुद बोलेगा।
फिर भाभी जवाब देती है कि ओ ननदी पहर पहर के थिकली, पर तेरा वीर नहीं बोले। ओ ननदी तेरा वीर नहीं बोले, बिना बोला ओ भाभी छाछरा बड़ी रांदो, फिर आप ठाडा बोले। क्योंकि भाई को छाछ राबड़ी पसंद नहीं है कि रोज रोज छाछ राबड़ी बनाओ, तो फिर बोलेगा। फिर वो कहती है ओ ननदी रांद रांद के छकली, पर तेरा वीर नहीं बोला। हो ननदी रांद रांद के छकली, पर तेरा वीर नहीं बोला। फिर कहती है ओ भाभी कोठ चढ़ ललकारो, फिर आप ठाडा बोल। कि छत पर चढ़ जाओ, वहां से आवाज दो। फिर उसको शर्म आएगी, फिर बोलेगा। फिर वो कहती है ओ ननदी कोठ चढ़ ललकारी, फिर थारा वीर यूं बोला। हो ननदी कोठ चढ़ ललकारी, जब थारा वीर यूं बोला। रे गोरी थम जीती रे हमें हारा, तू तले उतर के आज। रे गोरी थम जीती हमें हारा, तू तले उतर के आज। तो स्त्रियों से तो कोई नहीं जीत पाया इस तरह से, जब वो हट पे आ जाए। क्योंकि संसार में 3 हट बताते हैं, राज हट, बाल हट और त्रिया हट। तो इस तरह ही जब हट पर आ जाए तो उससे कोई नहीं जीत सकता है। अब आगे मैं जी कार्यक्रम के अंत में जिस तरह से आप सभी ने मिलकर आज इस कार्यक्रम को सफल बनाया, और हम थोड़ा लेट रहे क्योंकि हमारे महाविद्यालय में कार्यक्रम था, जिसकी वजह से हम लोग पहुंचने में ही 6:30 बज गए थे, घर पहुंचे तब तक। तो हम उस तरह से नहीं कर पाए जिस तरह से हमें पहले करना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम जैसे तैसे जुड़े रहे। तो मैं आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सबसे पहले रामा तक्षक जी सर को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आप ही इस कार्यक्रम के सृजक हैं। आपकी वजह से ही ये कार्यक्रम मूर्त रूप ले पाया। और उसके बाद मैं डॉक्टर हरि सिंह पाल जी सर का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आप इसमें जुड़े और आपने इतनी जानकारी हम सबसे साझा की। उसके बाद मैं प्रोफेसर मीरा गौतम मैम को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने हमें राजस्थान में किस तरह से लोक साहित्य के बारे में किस तरह से बहुत सारी हमें जानकारियां दी। तो मैं मैम को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। उसके साथ ही मैं राम स्वरूप रावतसरे जी सर को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि वो भी इसमें जुड़े। इसी के साथ मैं अश्विनी जी, शंभू जी सर, चित्रपाल जी, रविंद्र जी, डॉक्टर राम गौतम सर, और इसी के साथ जो सबसे पहले प्रतिभागी थी लक्ष्मी देवी जी, वो मेरी मम्मी है, मैं उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आचू बैरवा जो कि मेरी स्टूडेंट है, उसको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। अनीता जी जो कि आचू की भाभी जी हैं, मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इसी के साथ कमला देवी जी जो कि मेरी सास है, उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और उन्हीं के साथ है रूपा जी जो कि मेरी सहकर्मी है, मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ। और उनकी ननद ममता जी, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। इसी के साथ प्रोफेसर उषा बागड़ी मैम जो वो भी हमारी सहकर्मी है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतने व्यस्तम समय भी हम 6:30 बजे घर पहुंचे, उसके बाद भी वो हमारे साथ जुड़ पाए, तो मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, इसमें सहयोग देने के लिए मैं सभी को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। सभी का नमस्कार। आप सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर मिलेंगे। प्रणाम। जी प्रणाम, नमस्ते। जी सर, फिर मिलेंगे। प्रणाम सभी को। और हरि सिंह पाल सर का आभार कि मुझे इतने सुंदर आयोजन से जोड़ा। और जी आगे जी, मैं भी प्रणाम। इसमें जी कुछ ना कुछ अच्छा करने का सुनते शुरू से आए हैं, लेकिन
संग्रह करना और उसको लिपिबद्ध करने का भी प्रयत्न मेरा भी रहेगा। जी जी अवश्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद।